इलाचंद जोशी। तो इलाचंद जोशी, जैसे इलाचंद जोशी का नाम आता था ना, मेरे दिमाग में तुरंत इलायची आ जाता था। सुने होंगे गांव में बोला था गुड़ चोटा, बोले ना गुड़ चोटा, गुड़ और चीटा, है ना, क्योंकि तुम करो या मरो वाली स्थिति में नहीं जाती हो। ऐसा लगता था ना कि मेरी आत्माएं, दो आत्माएं निकल के आपस में बात कर रही है, मैं मुंह को दर्शक बैठ के देखती रहती थी। ये सारी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कहानी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आज हम लोग इस पे बात करेंगे ना कि जैसे हम लोग अपनी कमजोरी को पहचान नहीं पाते हैं और उस कमजोरी की वजह से हम लोग हमेशा चूकते हैं। और ये परीक्षा के लिए, परीक्षा के दृष्टि से ये वीडियो तो आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी ही। खास करके उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो लोग बाकी क्षेत्रों में भी असफल हो जाते हैं। जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया या कोई भी आप काम करने जाते हैं, उसमें बार बार आप असफल हो रहे हैं और आपको लगता है कि आप में ही कोई कमी है, लेकिन आप उस कमी को सुधार नहीं पा रहे हैं और उस कमी पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और हर एक व्यक्ति में एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है। जो प्लस पॉइंट होता है हमारा, वो हमारी ताकत बन जाती है, और जो माइनस पॉइंट होता है उसको हम लोग कमजोरी का नाम दे देते हैं, है ना। वही जो माइनस पॉइंट है उसको सब लोग क्या कहते हैं? आपकी कमजोरी है, यही कमजोरी है। हम भी जानते हैं कि भाई हमारी कमजोरी है यही चीज। तो देखिए, हम अपना सपना ना पूरा कर सकते हैं, आप सभी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस अपनी कमजोरी पे काम करना पड़ेगा, उस कमजोरी पे काम करना पड़ेगा। और ये काम कैसे करेंगे? यानी कि उस कमजोरी को आपको अपनी ताकत बना लेनी है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा कि आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचने की जरूरत है, अकेले में बैठ के आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब आत्ममंथन जैसा शब्द अगर आपके सामने आ जाता है या हम लोग के सामने ही आ जाता है, तो हम लोग पहले घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, आत्ममंथन करने की बात हो रही है, यानी कि ये किसी अध्यात्म से संबंधित है। ये शब्द ही इतना हम लोगों को मतलब कठिन लगता है ना, और बड़ा लगता है आत्ममंथन की, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये हमसे नहीं हो पाएगा ये। अरे भाई, आत्ममंथन का मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो अपने आप से बातें करने की जरूरत है। तो ये कैसे होगा? अब ये हम अपने आप से कैसे बात करेंगे? तो देखिए, आप अपने बारे में कभी अकेले में बैठ के सोचिए, अपने आप से बातें करिए, और फिर आप अपनी कमजोरी को पकड़ लेंगे। और अगर आप अपनी कमजोरी को पकड़ लिए तो ये सोचिए कि इसका उपाय क्या है, इसका हल क्या है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अगर इस दुनिया में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगी कि आप अपनी कमजोरी को अपने में से निकालेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि आपकी कमजोरी क्या है। क्योंकि जानते हैं, यही सारी छोटी छोटी चीजें ना हम समझ नहीं पाते हैं और अपने जीवन में हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उलझे रहते हैं। और इन्हीं सब पे काम करके जो हर कोई व्यक्ति जो भी सफल रहा है, इन्हीं सब पे काम करके वो व्यक्ति अपने सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ता है। तो देखिए, एक टाइम ऐसा था ना कि मैं भी आपकी जगह थी। जैसे आप लोग आज तैयारी कर रहे हैं, परेशान हैं, असफल हैं कहीं ना कहीं अपने उसमें जीवन में या किसी भी क्षेत्र में, तो मैं भी उसी जगह पे थी। बस अभी क्या है कि मैं उस कांटे भरे रास्ते से थोड़ा सा अलग निकल के एक साफ रास्ता मुझे मिल गया है, मेरी मंजिल मिल गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं, वो तो ये तो प्रोसेस है, ये तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन उसका हम लोग निवारण भी करते रहेंगे। तो बस इतना ही अंतर। इसीलिए आप लोग कहते हैं ना कि दीदी आप कैसे सारी बातें समझ जाती हैं, तो मैं इसीलिए समझ जाती हूँ कि मैं इसी सारे दौर से मैं गुजरी हुई हूँ। तो जब ऐसा था ना, ऐसा समय मेरा था, तो मैं क्या करती थी कि मुझे भी आत्ममंथन मतलब यही था कि मैं देखती थी कि आखिर मैं क्यों असफल हूँ। तो मुझे इतना था कि हाँ, मुझे अपने आप से बात करनी चाहिए, मुझे अपनी कमजोरी को देखनी चाहिए। तो मैं छत पे चली आती थी अपने, क्योंकि नीचे थोड़ी बहुत भी आवाज़ होती थी ना तो मुझे बहुत मतलब डिस्टर्ब होता था। मुझे लगता था कि मुझे एकदम एकांत चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं छत पे जब आती थी तो मैं टहलती भी नहीं थी, यहाँ तक कि मैं टहलती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं चलूंगी तो मुझे पैर उठाने पड़ेंगे अपने, तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं से मतलब ये अवरोध पैदा होगा मेरे जो मैं सोचने जा रही हूँ, है ना। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके एक जगह शांति से बैठ जाती थी। और जब मैं बैठती थी तो मैं सोचती थी कि आखिर क्या हुआ जिंदगी में, इतना सारा मतलब आखिर क्या कमी रह जा रही है कि मैं असफल हूँ। मतलब अपने हाथ में कंट्रोल नहीं, अपनी लाइफ का लगाम अपने हाथ से निकल चुकी है अपनी जिंदगी की। तो उसके बाद ये करते 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 ना अचानक से मुझे मतलब एक फ्लैशबैक जो होता है ना पूरी जिंदगी का आ जाता था कि मतलब जब से मैंने होश संभाला और अब तक का कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता था? निष्कर्ष यही मेरे सामने आता था कि ओ हो, जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब क्या होगा।
अब तो कुछ हो नहीं सकता है और बस प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं और सरकारी नौकरी तो है नहीं, बस ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी। हाँ ठीक है, काम भर का पैसा मिल जाता है बस, लेकिन ऐसे ही चलेगी, कभी ज़िंदगी में सुकून और चैन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो ना बैठ के मैं मूक दर्शक बन जाती थी और मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरी आत्माएं, दो आत्माएं निकल के आपस में बात कर रही हैं, मैं मूक दर्शक बैठ के देखती रहती थी। ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी, इसलिए मैं बताती हूँ। ये आपके साथ भी होती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपके साथ होती हैं, क्योंकि बस मैंने इसको महसूस कर लिया है। जब आप दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कोई सामान हमें पसंद जब आता है तो अंदर से क्या आवाज़ आती है, एक मन कहता है कि अरे ले लो यार बहुत अच्छा है, फिर दूसरा मन तुरंत वहीं पे कहता है कि अरे रुक जाओ, बहुत थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा रुक जाते हैं और भी देख लेते हैं। होता है कि नहीं, कि एक कहता है ये करो, एक कहता है नहीं करो। तो यही चीज़ मेरे साथ, मतलब मैं बैठ के देखती थी, बस मेरी आत्माएं जो है, मेरा मन जो है आपस में बात करने लगता था। तो एक कहती थी कि अरे यार जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, बस तुरंत वहीं पर दूसरा जवाब आता था कि अरे यार तुम क्या बात कर रही हो, अभी तो जिंदगी तुम्हारी शुरू हुई है और ऐसे कैसे हार मान लेनी है, ऐसी जिंदगी नहीं जाने देनी है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर मैं सोचती थी कि आखिर क्या कमी रह जाती है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़े भी नहीं है, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, अगर पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, कहीं सफल होना चाहती हूँ, वो भी नहीं हो पा रहा, क्यों ऐसा होता है। फिर एक आवाज़ तुरंत आती थी, क्योंकि तुम 100% अपना नहीं देती हो, क्योंकि तुम करो या मरो वाली स्थिति में नहीं जाती हो। तो फिर मैं सोचती थी कि करो या मरो वाली स्थिति कैसी भाई, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और मैं सबका भला चाहती हूँ, मैं इतना लोगों का हेल्प करती हूँ। तब भी जैसे आपको पता होगा कि इसके पहले वाली वैकेंसी जो थी प्राइमरी की, उसमें मैंने फॉर्म डाला था तो कुछ नंबरों से मेरा नहीं हुआ था। तो मैं ये सोचती थी कि आखिर मेरे एग्जाम में प्रश्न क्यों गलत हो जाते हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो ईमानदारी से इतना कहती हूँ, तो कम से कम मेरा तो भगवान को अच्छा करना चाहिए। तो कहते अरे यार, फिर एक आवाज़, अरे यार इमोशनल होना बंद करो, आपको प्रैक्टिकली होके आपको काम करना है और आपको बस ये करना है कि आप अपनी कमजोरी तुम्हारी ये कि तुम भूलती बहुत ज़्यादा हो। तो ये बात तो सही थी, मैं भूलती बहुत ज़्यादा थी। तो एक मेरी आत्मा मुझे बता रही थी तुम भूलती बहुत ज़्यादा हो। तो फिर मैं सोचती अब क्या करें, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो बार बार रिवीजन करो, बार बार चीज़ों को ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें छप जाए। तो मैं सोचती थी कि हाँ सही बात है कि मैं भूलती तो बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं तो बाकी लोगों को भी मैं भूल जाती हूँ। जो लोग कभी कुछ खराब बोलते हैं या कुछ ऐसा होता है ना मेरी लाइफ में, तो मैं खराब चीज़ों को तो तुरंत भूल जाती हूँ, वहीं पे छोड़ देती हूँ। जो अच्छी चीज़ें उसको तो याद भी कर लेती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को तो मैं एकदम ही भूल जाती हूँ। तो ऐसा तो होता ही है। तो एग्जाम में वाकई में मैं जब 100% नहीं देती थी तो मैं चीज़ों को भूल जाती थी। बस मैंने अपनी कमज़ोरी पकड़ ली कि हाँ मेरी कमज़ोरी, सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि मैं भूलती बहुत ज़्यादा हूँ। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे, यही तो सबसे बड़ी बीमारी है ना भाई। अगर सब कुछ याद हो जाए तो हम अपना काम आसानी से कर ही सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो ये कमजोरी मैंने पकड़ा। उसके बाद कहा कि ठीक है भाई, अब मुझे अपनी कमजोरी पता चल गई, अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद आप सुने होंगे गाँव में बोला था गुड़ चोटा, बोले ना गुड़ चोटा, गुड़ और चीटा, है ना। गुड़ पे जैसे चीटा नहीं चिपक जाता है तो कहता है अरे गुड़ चोटा हो गया क्या। तो मैं वैसे ही अपने टॉपिक के साथ चिपक जाती थी। कोई भी अगर टॉपिक मैंने उठाया तो गुड़ चोटा की तरह मैं उसको पकड़ लेती थी और तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक वो मुझे एकदम मेरे दिमाग में बैठ नहीं जाता था। और मैं टॉपिक से भी बात करती थी। ऐसे ही थोड़ा सा आपको क्रेजी मतलब होना पड़ेगा, पागलपन आपको करना पड़ेगा, एक जुनून पैशन होना चाहिए हर चीज़ के लिए। मैं टॉपिक से भी कहती थी, जब नहीं याद होता था ना, अच्छा याद नहीं होगी, अभी देखो तुम कैसे नहीं याद होते, अब तो तुमको याद करके ही रहेंगे। ऐसे टॉपिक्स में बात करती थी, क्योंकि और कोई तो रहता नहीं था बात करने के लिए। मेरा बेटा रहता था, वो अपनी पढ़ाई लिखाई करता था, मैं अपने में ही रहती थी। तो मैं ऐसे ही बात कर करके, अच्छा तुम याद नहीं होगी अभी देखो, उसके बाद याद करना शुरू करती थी। और जब तक याद नहीं होता था मैं इसको छोड़ती ही नहीं थी। और आप तो देखे ही हैं कि मेरी ट्रिक, मैंने पढ़ने का तरीका आप लोगों को मैं जब पढ़ाती हूँ आप देखे ही होंगे कि कैसे कैसे किस हद तक मैं कहानी बनाती थी, क्या क्या मैं सोच ले जाती थी। क्योंकि मेरे अंदर एक कमजोरी मेरी ये भी थी, मैं बहुत कल्पनाशील हूँ शुरू से ना। मेरे मतलब ख्वाब ऊंचे ऊंचे ख्वाब है मेरे, ये भी मैं जानती थी कि ऊंचे ऊंचे ख्वाब है, मतलब उड़ान भरने वाले। ये भी कल्पनाशील मैं बहुत हूँ, हमेशा मैं बैठ के कुछ ना कुछ मतलब ऊंचे ख्वाब देखती रहती थी। तो मुझे मालूम है कि मैं कल्पना बहुत तेज कर लेती हूँ। तो बस उसी का मैंने ये सब कमजोरी को मैंने अपनी ताकत बना ली। एक तो भूलने वाली कमजोरी मैंने पकड़ा, तो उसको मैंने रिवीजन करना शुरू कर दिया। बस रिवीजन ऐसा मैंने पढ़ा कि मतलब दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए। और उसके बाद अगर मैं कल्पना, मेरी एक कमजोरी है कल्पना करना, हमेशा मैं ख्वाबों में खोई रहती हूँ, तो बस उसको मैंने अपनी ताकत बना ली। और इसी सारी किताब को पूरे ट्रिक से आप देख ही रहे हैं किस तरह से मैं क्या क्या सोच के, बस मुझे तो याद करने से मतलब है, मैंने किया ऐसा ही। और आप देख रहे हैं कि मैं आज कहीं ना कहीं मैंने जो चाहा वो मैंने किया। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए, अपनी कमजोरियों को पकड़िए और उस कमजोरी पे काम करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ताकत है,
आपके पास ताकत है, बस अपनी कमजोरी को भी अगर ताकत बना लेंगे तो आप लोग 100% कर सकते हैं। और सब कुछ आसान है, मैं बार बार कहती हूँ, सब कुछ आसान है, बस थोड़ा सा सीरियस होकर अपने से बात करना सीखिए। थोड़ी देर के लिए सबको थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, परिवार को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट के लिए सबको किनारे करिए, अपने आप से बातें करिए सारे रास्ते, क्योंकि आपसे बेहतर ना आपको कोई नहीं जानता है। दूसरा कोई थोड़ी नहीं बता पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है। आप जानते हैं कि क्या कमजोरी है आपकी, इससे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए ये काम करके देखिए, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए, आप हर जगह सफल रहेंगे। परीक्षा तो परीक्षा, हर काम में सफल रहेंगे। जो बिजनेस करते हैं या कोई भी नौकरी है या कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं, जितने भी लोग हैं सभी लोग सफल रहेंगे। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग कहानी पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रेमचंद युग शुरू हो जाता है और यहाँ पे जैनैन की कहानियों से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैनैन की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व दिया गया, ठीक है, व्यक्ति को महत्व मिला। तो ये देखिए सरस्वती पांडे की किताब है, हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं और इम्पोर्टेंट किताब है, आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। एक सहायक पुस्तक के रूप में आप इसको पढ़िएगा। इसके साथ साथ आप मूल पुस्तक भी पढ़िए और आपको और भी रचनाएं, जो नई नई रचनाएं कहीं से भी आपको अधिक जानकारी किसी भी चीज में मिलती है तो आप उसको जरूर करिए, है ना। लेकिन ये आपके लिए सहायक रहेगी, इतना तो मैं कहूँगी, ठीक। अब देखिए उसके आगे, जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल, ठीक है, 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी माना है, फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है, ठीक है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल को 1928 में मतलब विशाल भारत में ये प्रकाशित हुई थी, मतलब इसको सब लोग कहते हैं, लेकिन जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है, ठीक। अब जैनेन्द्र बहुत खेल खेलते थे, है ना, 28 में बहुत खेल खेलते थे, विशाल भारत में घूम घूम खेल खेलते थे, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह, ठीक, याद करिएगा, कहानी संग्रह। अब देखिए क्या है इनका, देख लेते हैं। कहानी संग्रह, अब देखिए कहानी संग्रह, तो इनका ये सब है, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, ये सब है। याद कैसे करेंगे हम लोग, तो हम याद करेंगे कि जैनेन्द्र ने फांसी लगा ली, ठीक ना, मतलब ये काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बस ये हम लोग याद करने के लिए कहानी बनाते हैं, ठीक। तो जैनेन्द्र ने फांसी लगा ली वातायन में जाके, क्योंकि जहाँ 2 चिड़िया रहती थी। आप कल्पना करिए कि वातायन एक जगह है और वहां पर 2 चिड़िया रहती थी, मतलब एक कमरा टाइप का है वातायन, और वहां पर 2 चिड़िया रहती थी, वहीं पर जैनेन्द्र ने जाके फांसी लगा लिया, ठीक। तो उसके बाद जैनेन्द्र ने फांसी लगा ली वातायन में जाके, जहाँ 2 चिड़िया रहती हैं, ठीक है। उसके और एक रात वहीं पे कौन आती है, नीलम देश की राजकन्या आती है, वहीं पे कौन आती है, नीलम देश की राजकन्या आती है, ध्रुव यात्रा करते हुए आती है। और वो क्या पहनी रहती है, पाजेब पहनी रहती है। जब वो आती है तो उसके बाद जब पाजेब पहने आती है तो उसके बाद जय संधि हो जाती है। संधि पहले नहीं होती थी, राजाओं के बीच में संधि लोग कर लेते थे, तो वही चीज हो जाती है, जय संधि हो जाती है, ठीक। तो जैनेन्द्र ने फांसी लगा ली वातायन में जाके, जहाँ पे 2 चिड़िया रहती थी, और एक रात जो थी वहीं पर नीलम देश की राजकन्या आती है ध्रुव यात्रा करते हुए, और वो पाजेब पहनी रहती है, और तब जाके वहीं पे जय संधि हो जाती है। आगे देखिए चर्चित कहानियां, ये तो कहानी संग्रह था, चर्चित कहानियां इनकी देख लेते हैं। तो जैनेन्द्र कहते हैं कि बात करते हैं, जैनेन्द्र बैठ के बात करते हैं किसी से, तो कहते हैं कि भाई देखो, स्पर्धा तो हर पत्नी को होती है एक कैदी से, ठीक है। स्पर्धा पत्नी को है एक कैदी से, बोल दिए, स्पर्धा पत्नी को है एक कैदी से। और वो कहती है कि गदर के बाद जो ना मैं बाहुबली को बुलाऊंगी, सब धमकी नहीं देते कि अभी मैं तुमको बताऊंगी, तो वही चीज है कि जैनेन्द्र कहते हैं कि स्पर्धा है पत्नी को एक कैदी से, और वो कहती है कि गदर के बाद जो मैं बाहुबली को बुलाऊंगी, ठीक है। तत्सत लाल सरोवर हो जाता है। अब तत्सत का मतलब यहाँ पे कल्पना कर लीजिए कि उसके बाद, जैसे ना कहते हैं कि तत्पश्चात, है ना, तो लेकिन तत्सत बोलिएगा, तो तत्सत लाल सरोवर हो जाता है, भाई मारपीट होने लगता है, वही तत्सत लाल सरोवर हो जाता है। और तब मास्टर जी आते हैं, वो कहते हैं जानवी अपना अपना भाग्य बताओ, है ना। मास्टर जी आ जाते हैं और जानवी को, जैसे बोले मास्टर जी क्या करते हैं, सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मास्टर जी कहते हैं जानवी अपना अपना भाग्य बताओ, ठीक। तो इनकी चर्चित कहानियां आप जान ही रहे हैं कि स्पर्धा, जैनेन्द्र कहते हैं कि स्पर्धा पत्नी को एक कैदी से, और कहती है गदर के बाद मैं बाहुबली को बुलाऊंगी, और तत्सत लाल सरोवर हो जाता है। और मास्टर जानवी से कहते हैं कि अपना अपना भाग्य बताओ, ठीक। अब देखिए जैनेन्द्र की कृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है, ठीक। याद कर लीजिएगा, स्पर्धा जो है हमारी उस पे इटली के पृष्ठभूमि पर लिखी गई, विदेशी पात्रों को केंद्र में रख के लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनके संग्रह। तो अब यहाँ पे यशपाल इंपॉर्टेंट है, यशपाल मतलब इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, इसमें जितना है सब इंपॉर्टेंट। ईराचंद जोशी भी देखिए नीचे दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यशपाल का देखिए,
देखिए मैंने निशान भी लगाया था, कुछ जैसे मुझे लगता था ना कि जैसे कोई बताता था कि ये इंपॉर्टेंट, तो मैं पढ़ती तो थी लेकिन उसको स्पेशली ऐसे कर लेती थी ताकि मुझे एज अ हाईलाइट रहे कि हाँ देखो ये तो मतलब जरूर ही याद करना है मुझे। ठीक, वैसे तो आपको सारी इस किताब में कुछ भी छोड़िएगा मत। तो यशपाल का देखिए, अब यशपाल कहते हैं कि पिजड़े की उड़ान ज्ञान दान है ना। यशपाल कहते हैं कि पिजड़े की उड़ान ज्ञान दान है और अभिशप्त तर्क का तूफान है, मतलब दो का पेड़ बना के। अभिशप्त क्या है? तर्क का तूफान है। अब बार बार जब बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यशपाल कहते हैं कि पिजड़े की उड़ान ज्ञान दान है और अभिशप्त तर्क का तूफान है और भस्मावृत चिंगारी वो दुनिया की है, मतलब भस्मावृत चिंगारी निकल रही है। आप कल्पना करिए कोई मतलब है भस्मावृत चिंगारियां खूब निकल रही हैं, वो दूसरी दुनिया की, वो दुनिया की है। ठीक, और वहीं पे फूलों का कुर्ता ना धर्म युद्ध में कौन पहनेगा? उत्तराधिकारी पहनेगा। फूलों का कुर्ता है ना, कौन पहनेगा? धर्म युद्ध जब होगा तो उत्तराधिकारी पहनेगा। और चित्र का शीर्षक जो है उत्तमी की माँ लिखती है। चित्र की शीर्षक कौन लिखती है? वहीं पे बैठ के उत्तमी की माँ। मतलब एक इमेज अपने दिमाग में बनाइए। ठीक, कि देखिए पिजड़े की उड़ान ज्ञान दान है, मतलब पिजड़े की उड़ान मतलब कोई पिजड़े में से कोई पक्षी उड़ा, पिजड़े की उड़ान ज्ञान दान है, उसको ज्ञान हो गया है। पिजड़े की उड़ान ज्ञान दान है और अभिशप्त क्या है? तर्क का तूफान है। वहीं पे तो कुछ तूफान आ रहा है। अभिशप्त क्या है? तर्क का तूफान है। वहीं पर भस्मावृत चिंगारियां भी उड़ रही हैं। किस दुनिया की है? वो दुनिया की है। ठीक है, और वहीं पर कल्पना करिए फूलों का कुर्ता, बस फूल होगा उसमें, फूलों का कुर्ता पहने हुए धर्मयुद्ध में कौन आएगा? उत्तराधिकारी आएगा जो उसका रहेगा। और वहीं पर चित्र का शीर्षक, मतलब एक चित्र कोई रहता है उसका शीर्षक लिखती है कौन? उत्तमी की माँ। ठीक है, अब देखिए, तो वो कहती है, उत्तमी की माँ लिखती है, तो वो कहती है कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ? उत्तमी की माँ ही, उत्तमी की माँ पे खत्म होता है, चित्र का शीर्षक लिखती है उत्तमी की माँ, तो वही कहती है, तुरंत वहीं से जोड़ दीजिए। तो वो कहती है उत्तमी की माँ कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ? तो यशपाल कहते हैं भाई सच बोलने की भूल हो गई मुझसे। खच्चर और आदमी, तो वो कहती है खच्चर और आदमी जो है ना, हम सब खच्चर और आदमी हैं, सबको भूख के 30 दिन देखने पड़ रहे हैं, है ना। वो कहती है, गुस्सा की कहती है। तो चित्र का यहीं से जोड़ लीजिए, दूसरी कहानी हो जाएगी। चित्र का शीर्षक उत्तमी की माँ लिखती है, तो वो कहती है कि तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ? तो यशपाल कहते हैं कि सच बोलने की भूल हो गई भाई। तो वो फिर कहती है कि खच्चर और आदमी सभी लोग हैं और इसीलिए भूख के 30 दिन देखने पड़ते हैं, मतलब सबको भूखे रहने पड़ते हैं, भूख के 30 दिन देखने पड़ते हैं। तो आप ऐसे मतलब रचना का नाम ही बोलिएगा। अब आगे देखिए, इलाचंद जोशी। तो इलाचंद जोशी, जैसे इलाचंद जोशी का नाम आता था ना, मेरे दिमाग में तुरंत इलायची आ जाता था, है ना। तो मैं सोचती थी कि इलाचंद जोशी इलायची खा के धूप रेखा में निकले, मतलब धूप में निकले, लेकिन बोलेंगे आप धूप रेखा। तो इलाचंद जोशी इलायची खा के धूप रेखा में निकले कब? दिवाली और होली में, है ना, दिवाली और होली में। तो उनके ऊपर रोमांटिक छाया पड़ी, है ना, उनके ऊपर क्या पड़ी? रोमांटिक छाया। अब देखिए दिवाली का सीजन है इस टाइम में, अभी जस्ट बीता है, तो अभी धूप कैसी हो रही है? बड़ी अच्छी से नहीं, गुनगुनी से धूप हो रही है। तो वही चीज है कि इलाचंद जोशी इलायची खा के धूप रेखा में निकले कब? दिवाली और होली में, तो उनके ऊपर रोमांटिक छाया पड़ी। तो और आहुति देने के लिए वहीं पे कौन आ जाती है? खंडहर की आत्माएं आ जाती हैं। बाप रे, तो थोड़ा सा डरावना सीन हो गया यहाँ पे। तो वहीं पे आहुति देने के लिए खंडहर की आत्माएं आ जाती हैं और वहीं पे वो सब क्या करते हैं? डायरी के नीरस पृष्ठ पे, वही डायरी रखा रहता है, तो ये डायरी के नीरस पृष्ठ पे लिखा रहता है कटीले फूल लजीले कांटे, है ना, वहीं पे लिखा रहता है कटीले फूल लजीले कांटे। तो इस तरह से आप कल्पना, मतलब आपकी पिक्चर जरूर दिमाग में बनाइएगा। और रिवीजन बार बार मैं कहती हूँ, जितनी बार दोहराएंगे तभी याद होगा। अज्ञेय का देखिए, तो अज्ञेय कहते हैं कि भाई देखो, विपतगा और परंपरा कोठरी की, विपतगा और परंपरा जो है ना, ये कोठरी की बात, विपतगा ये है कि विपतगा और परंपरा ये है कि कोठरी की बात जो है वो शरारती को पता चल जाती है। ठीक है, अज्ञेय कहते हैं कि विपतगा, मतलब नहीं कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि यार सबसे बड़ी बात तो ये है, ऐसे नहीं बोलते हैं एक सेंस में। तो अज्ञेय कह रहे हैं कि विपतगा और परंपरा तो ये है ना कि कोठरी की बात जो है वो शरारती को पता चल जाती है ना, पता चल गई, ऐसे बोलिएगा, पता चल गई। विपतगा और परंपरा ये है कि कोठरी की बात शरारती को पता चल गई। तो जयदोल ये तेरे प्रतिरूप है सब, मतलब एक जयदोल उनका दोस्त रहता है अज्ञेय का, तो वो कहते हैं कि जयदोल ये तेरे प्रतिरूप है, मतलब तेरे कारण हुआ ये सब, जयदोल ये तेरे प्रतिरूप है। अब जाके अमरवल्लरी को जाके जवाब दो, है ना, अमरवल्लरी मतलब अम्मा उसकी, है ना, अमरवल्लरी को जाके जवाब दो, मतलब कुछ ऐसी बात हो गई थी। ठीक, तो एक कहानी बना लेना ऐसे ही। देखिए आगे कहते हैं कि विपतगा और परंपरा तो ये है कि कोठरी की बात जो है शरारती को पता चल गई। जयदोल ये सब तेरे प्रतिरूप है, ये तेरे प्रतिरूप है। अब जाके अमरवल्लरी को जवाब दो। ठीक है, अब उपेंद्रनाथ अश्क का देखिए, तो अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क। अब उपेंद्रनाथ अश्क बहाते हैं, अश्क का मतलब आंसू मैं ले लेती थी, तुरंत दिमाग में आ रहा था कि उपेंद्रनाथ भैया अश्क बहाते बहाते कह रहे हैं कि पिजड़ा जो है ना,
पिंजरा पे अंकुर के छींटे पड़ गए। अब पिंजरा पे कल्पना करिए कोई पिंजरा है, उस पर कोई छींटे पड़ गए अंकुर के। अंकुर बहुत खराब चीज है, कोई चीज है ना। तो पिंजरा पे अंकुर के छींटे पड़ गए। और बैगन का पौधा 70 श्रेष्ठ कहानियां लिखता है, ठीक है। बैगन का पौधा 70 श्रेष्ठ कहानियां लिखता है, इसलिए तो ये आंसू बहा रहा है कि उल्टा सीधा चीज हो रहा है ना। तो उपेंद्रनाथ अश्क आंसू बहाते हुए कहते हैं कि पिंजरा पे अंकुर के छींटे पड़ गए और बैगन का पौधा 70 श्रेष्ठ कहानियां लिखता है, ठीक। अब देखिए, और पलंग पे कौन सोया है, क्योंकि पलंग पे कौन सोया, आकाशचारी सोया है। पलंग पे कल्पना करिए वही पलंग है, कोई बहुत बड़ा सा विशाल आदमी, आकाशचारी मतलब आकाश में जो घूम के आया है, तो बहुत बड़ा सा आदमी आकाशचारी वही पलंग पे सोया हुआ है। तो उपेंद्रनाथ अश्क का हो गया कि पिंजरा पे अंकुर के छींटे पड़ गए हैं और बैगन का पौधा 70 श्रेष्ठ कहानियां लिखता है पलंग पे, क्योंकि आकाशचारी सोया है। अब विष्णु प्रभाकर का देखिए, तो मैं कल्पना कर रही थी विष्णु और प्रभाकर दो लोग हैं। विष्णु तो भगवान विष्णु हो गए, प्रभाकर कोई व्यक्ति है जिसको भगवान विष्णु ने मतलब उनको दर्शन दिए थे। ऐसा मैं कल्पना करती थी कि वहीं पे हाथ जोड़ के प्रभाकर बैठा हुआ है, बहुत बड़े से मतलब खूब बड़े से विशाल मतलब रूप विष्णु भगवान का उसके सामने मतलब आ गया है ना। तो अब बातचीत होती है विष्णु और प्रभाकर में, दोनों लोगों में। तो विष्णु प्रभाकर बातचीत होती है, तो विष्णु कहते हैं कि आदि और अंत रामान का बेटा है ना। आदि और अंत रामान का बेटा ही है, और इसलिए तो जिंदगी थपेड़े खा रहा है ना। आदि और अंत कौन है, रामान का बेटा है, विष्णु कह रहा है प्रभाकर से, है ना। और इसलिए वो क्या कर रहा है, जिंदगी के थपेड़े खा रहा है। और अब उसको ऐसा लग रहा है कि धरती अब घूम रही है। भाई जब मार खाएगा तो उसका नहीं चौनिया जाएगा वो, तो जिंदगी थपेड़े खा रहा है। अब उसको लग रहा है कि धरती अब भी घूम रही है। अब देखिए, अब कहते हैं, तो वो कहता प्रभाकर, देखो सांचे और कला ये है कि पुल टूटने से पहले मेरा वतन मतलब वापस कर दो, है ना। तो सांचे और कला ये है कि पुल टूटने से पहले मेरा वतन मुझे वापस कर दो, उसको खिलौने मत समझो उसको। प्रभाकर कहते हैं विष्णु से कि सांचे और कला ये है कि पुल टूटने से पहले मेरा वतन मुझे वापस कर दो, खिलौने मत समझो उसको। और देखो वहीं पे एक कुंती और बैठी हुई है, एक और कुंती बैठी हुई है जो जिंदगी एक रिहर्सल कर रही है। मतलब कल्पना करिएगा कि एक औरत बैठी हुई है कुंती, है ना, और वो रिहर्सल कर रही है किसी चीज का। तो जिंदगी देखिए, बोलिए यही से, जिंदगी एक रिहर्सल कर रही है। आसमान के नीचे कर्फ्यू और आदमी है। कल्पना करिए कि खुला आसमान है, उसी के नीचे बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो गए हैं, कर्फ्यू लग गया एक तरह का। तो आसमान के नीचे कर्फ्यू और आदमी है। आखिर क्यों मैं नारी हूँ, वो स्त्री कह रही है कि आखिर क्यों मैं नारी हूँ। तो सब लोग उससे कहते हैं कि जीवन का एक और नाम है भाई, जीवन का एक और नाम है, वो क्या है, ईश्वर का चेहरा। मतलब भगवान भी कुछ होते हैं, ईश्वर का चेहरा, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर, अब देखिए अमृत जब बंट रहा था, कल्पना करिए जब अमृत बंट रहा था तो क्या हुआ था, देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हुई थी। और अमृत को लेने के लिए बहुत ज्यादा सब लोग चाहते थे कि मुझे मिल जाए, है ना। जिसका एक मुहावरा बैठता है कि एक अनार 100 बीमार, सब लोग नहीं कहते हैं इस तरह से। तो अमृतलाल, तो अमृत के लिए एक दिल हजार अफसाने, है ना। एक दिल हजार अफसाने भैया, कि मतलब अमृत तो एक ही था, लेकिन उसको पाने के लिए क्या है, कितने लोग, बहुत सारे लोग परेशान थे, तो ऐसे जोड़ लेती थी। तो अमृत के लिए अमृतलाल नागर, तो लेकिन नागर है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए अमृत राय भी अभी आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर समझिएगा। तो अमृत जब नगर में बंट रहा था, ऐसे याद करिए, अमृत जब नगर में बंट रहा था तो क्या हो गया था, एक दिल हजार अफसाने हो गए थे। तो आपको नागर याद रहेगा नगर से। आगे देखिए द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण। तो द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण। अब द्विजेंद्रनाथ जो है वो टीला पे बैठ के कच्चा धागा बांटते हैं, है ना, कच्चा धागा बांध रहे हैं। आप देखे होंगे कि जो साधु संत लोग होते हैं धागा सबको नहीं बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो ऐसा कल्पना करिए कि द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण जो है, निर्गुण आ ही रहा है, तो एक संत है, संत टाइप के हैं, वो टीला पे बैठ के, मतलब मुझे टीले पे बैठ के क्या कर रहे हैं, कच्चा धागा बांध रहे हैं। अब आगे देखिए अमृत राय आ गया ना, अमृत राय। तो अमृत राय भाई, जो अमृत पी लेगा, ठीक है, तो उसकी राय क्या होगी, जब अमृत पी लेगा तो उसकी राय कैसे बन जाएगी, वो जीवन के हर पहलू समझ जाएगा, ठीक है, जीवन के पहलू वो समझ जाएगा। और तिरंगे कफन का भी वो इतिहास लिख देगा। भाई जो अमृत मतलब पी लेगा तो उसकी राय कैसे बन जाएगी, वो जीवन के पहलू तो समझ लेगा, और तिरंगे कफन का भी वो इतिहास लिख डालेगा, वो कुछ भी कर लेगा, ठीक है। आगे देखिए रांगे राघव। अब रांगे राघव का मैं कल्पना कर लेती थी कि ये मतलब दक्षिण भारत के हैं, और वहाँ पे दक्षिण भारत में, फिर मैं सोचती थी कि वहाँ पे समुद्र रहता है दक्षिण भारत में, और वहाँ पे मतलब रेत उत रहती है ना समुद्र किनारे, और वहीं पे मतलब ऐसा सीन मैं सोचती थी। और वहाँ पे देखिए इतिहास के दृष्टि से भी देखा जाए तो दक्षिण भारत मतलब काफी मतलब महत्वपूर्ण है। तो देखिए दक्षिण भारत का मैं पहले कल्पना कर लेती थी रांगे राघव का नाम सुनते ही। तो रांगे राघव साम्राज्य का वैभव, रांगे राघव का साम्राज्य का वैभव वही दक्षिण भारत में खूब फैला हुआ है, ठीक है। और वहीं पे समुद्र के फेन है, मतलब समुद्र चारों तरफ से है, उसके फेन आ रहे हैं, फेन
मतलब जैसे लहरें आती, झाग जो बनता है खूब ऊपर ऊपर, तो खूब समुद्र के फेन आ रहे हैं। तो वहीं पे देवदासी है, देवदासी है कोई स्त्री है, वो जीवन के दाने बिनती है बालू में, वही बालू होता है ना किनारे किनारे, तो देवदासी जो है ना वहीं पे कल्पना करिए, इमेजिन वही पे जीवन के दाने वो बिन रही है। और अधूरी मूर्त तब तक उसको क्या मिलती है, वहीं पर अधूरी मूर्त मिल जाती है, लहरों में बह के आया क्या, अधूरी मूर्त मिल जाती है। तो वो लेकिन उसके अंगारे न बुझे थे, है ना, अधूरी मूर्त मिली थी लेकिन वो जल रहा था, उसके अंगारे न बुझे थे। तो वो हल्ला चिल्लाने लगती है, अरे इंसान पैदा हुआ, इंसान पैदा हुआ। कौन, देवदासी, ठीक ना। अब देखिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि रामवीर राघव का दक्षिण भारत में ऐसा कल्पना करिए कि साम्राज्य का वैभव था, और वहीं पर समुद्र के फेन मतलब आ रहे थे, खूब लहरें उठ रही थी, समुद्र के फेन थे। वहीं पर देवदासी जो है जीवन के दाने बिन रही थी बालू में, और वहीं पे अधूरी मूर्त उसको लहरों में मिलता है, अधूरी मूर्त आती है लेकिन उसके अंगारे न बुझे थे, ठीक है। और तब तक वो कहती है, सबसे चिल्लाने लगती है, अरे इंसान पैदा हुआ, इंसान पैदा हुआ, उसको ऐसा लगता है। अब देखिए इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक, ये पूछता है, इलाचंद जोशी को हिंदी मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए आज जो है प्रेमचंद्रोत्तर युग हम लोग पढ़े हैं। इसी तरह की कहानी ना थोड़ा सा भूलने लगता है, इसमें ना ऐसा है, ये अभी आगे देखिएगा आपको भूलने लगेगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन एकदम अच्छे से आपको याद। अब अभी दोहराए, सुबह दोहरा लीजिएगा और 2-3 बार, और मतलब कल संडे है तो 1-2 बार, बस 1-2 पेज है दोहरा लेंगे, इतना एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। और इसी ट्रिक के साथ या अपना कोई ट्रिक बनाए है तो उससे बस एक ये सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप पहले से आपको याद है तो कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।